नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई के जोगेश्वरी के स्कूल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, मौके पर पहुंची पुलिस। कैब सर्विस देने वाली 2 कंपनियों को नोटिस, अलग अलग फोन में दिख रहे थे अलग फेयर। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी आज नहीं करेंगे कोई रैली, रद्द हुए प्रोग्राम। केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही, हम भीख नहीं मांग रहे, बोली सीएम ममता बनर्जी। यूपी में एसपी के पूर्व विधायक सुभाष पासी और पत्नी रीना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। वेस्ट बंगाल हुगली के बैंडेल, विक्रम नगर, हरनाथ, निरंदा, सुदंदी घोष उच्च विद्यालय में गुप्त युग की एक बहुमूल्य विष्णु मूर्ति मिली है। जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने महत्वपूर्ण बताया है। 17 जनवरी को स्कूल में साइकिल स्टैंड की खुदाई के दौरान ये मूर्ति मिली। कक्षा 9 की 2 छात्राओं ने इसे देखा और शिक्षिका को दिखाया, जिन्होंने इसके ऐतिहासिक महत्व की पहचान की। पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की और मूर्ति को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। विशेषज्ञों के अनुसार ये मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी हो सकती है। छोटा सा मूर्ति मिला है, वो एक स्टैंडिंग पोस्चर में है और ये बहुत पुराना लगता है। हो सकता है 10th 12th सेंचुरी का होगा। और यहाँ हमारे वेस्ट बंगाल में ऐसा हमारा जो हेरिटेज बहुत रिच है और ऐसा बहुत मिलता है। और ये चुनचुरा एरिया भी तो हमारा गंगा प्लेन के उसमें आता है, तो ये भी आर्कोलॉजिकली बहुत रिच है। तो हो सकता है ये स्टैंडिंग विष्णु का फिगर भी हो सकता है। और इसको फिर हम ऑफिस में लेके बाकी रिसर्च करके फिर बाकी कॉम्पैरेटिव स्टडी करके, और भी जैसे 24 परगना में भी ऐसा बहुत मूर्ति मिला है पहले, तो उसके साथ एक कॉम्पैरेटिव स्टडी करके फिर बाकी हम जो कुछ है बोल सकते हैं उसका डिटेल। हमारा जो सुपरिटेंडिंग आर्कोलॉजिस्ट है उनके साथ भी डिस्कशन करेंगे तो मूर्ति लेके। और भी हमारे वेस्ट बंगाल में दूसरी जगह पे जहाँ जहाँ पे भी मिला है वो सब देख के कंपैरेटिव स्टडी करके हम कुछ कंक्लूजन में हम पहुंच सकते हैं। ये स्टोन क्या सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन। हाँ, सैंडस्टोन। हाँ। तो कितना होगा ये, इसका मूल्य कितना होगा? मूल्य तो सर अमूल्य होता है। एंटिक्विटी का कोई मोल नहीं होता, वो अमूल्य होता है। अच्छा। ये लग रहा है आपका जो कितना पुराना होगा? वही तो 10th 12th सेंचुरी का होगा। ये एक्सपेरिमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? इसमें वो वहाँ जाके हमारा जो साहब है उनके साथ, फिर हमारा डिप्टी साहब भी है, हम सब बैठ के उसका और भी कहेंगे जो उसका कंपैरेटिव स्टडी करके उसमें एग्जैक्ट डेट का पता चलेगा। कहाँ से आ सकता है ये? इधर कहाँ से आ सकता है? इधर सर हमारा जो यहीं पर अगर आर्कोलॉजिकल माउंट हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई आर्कोलॉजिकल माउंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो लेमैन को तो पता नहीं चलता ना। तो हम तो कहीं भी हमारा जगह मिलता है, हम तो रेसिडेंशियल या हमारा कुछ भी कार्यालय बनाने में तो हमको थोड़ी पता चलता है क्या। इसीलिए ये हो सकता है ये भी यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होता होगा या फिर यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, तो वो बताना मुश्किल है। इसीलिए हम देखना चाहते थे अगर उसके साथ पोट्री मिल रहा है क्या। और मिलने के चांस है और मिलने की बिल्कुल, अगर यहीं पे होगा तो खुदाई होगा। हाँ, खुदाई होगा तो बिल्कुल मिल सकता है। किस चीज का मूर्ति है? पत्थर का है, सैंडस्टोन का है। मतलब ऐसा तो लगता है विष्णु का तो लग रहा है अभी सर, क्योंकि उसका कॉम्पैरेटिव एक जो फोटो भेजे थे वो तो विष्णु का ही मूर्ति है, जो अभी कल उसी की तरह। হলো গিয়ে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংস এই অর্থে যে সম্ভবত গুপ্ত যুগের একদম শুরুর পর্বের এটা একটা মূর্তি। এই মূর্তিতে দেখা যাচ্ছে যেটি আর কি, যে চিত্রটা দেখা যাচ্ছে, যার মূর্তি দেখা যাচ্ছে, সে সম্ভবত তিনি একজন যক্ষ, এবং পরবর্তীকালে এই যক্ষই কিন্তু বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। মানে আমরা জানি গুপ্ত যুগ হিন্দু ধর্মের তারক বাহক এবং হিন্দু সংস্কৃতির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তারা আছেন। তো এই যক্ষ কিন্তু যাকে বলে অনার্য একজন ভারতীয় দেবী, মানে ভারতীয় একজন ভগবান আর কি, উপাস্য দেবতা। এবং সেইটা থেকে বলা, ওনারা যেটা অনুমান করছেন, হয়তো গুপ্ত যুগের শুরুটা বা গুপ্ত রাজারা অরিজিনালি কিন্তু অনার্য ছিলেন। পরবর্তীকালে ওনারা যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করছেন বা
উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা এই সমস্ত জায়গায় যখন নিজেদেরকে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করছেন, তখন ওরা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বিশেষভাবে মানে গ্রহণ করছেন, কিন্তু ওদের অরিজিন সম্ভবত অনার্য, এবং সেটা সম্ভবত বাংলার বুকেই। এবং আজ পর্যন্ত এইরকম একটা প্রাচীন জিনিসপত্র সম্ভবত এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়নি। কাজে গুপ্ত যুগের সাথে এই বাংলার, বিশেষ করে এই অঞ্চলের যে একটা খুব গভীর যুক্ত মানে সংযোগ আছে, এবং সম্ভবত গুপ্ত যুগের অরিজিন যে হয়তো এই বাংলার এই অঞ্চল থেকেই, এইটা একটা নতুন ঐতিহাসিক একটা আলোকপাত এই মূর্তিটির আবিষ্কার হচ্ছে। সেই দিক থেকে এটা একটা মিসিং লিঙ্ক, এই অর্থে যে কিভাবে মানে অনার্য একটি সংস্কৃতি কিভাবে আর্য সংস্কৃতির রূপান্তরের যে পথটা, যে মিসিং লিঙ্ক হিসেবে এই মূর্তিটি যেন কাজ করছে। যক্ষ থেকে বিষ্ণুতে রূপান্তর, এটা দেখা যায় মানে এখানে যক্ষের বৈশিষ্ট্য আছে, এবং অনেকাংশে এটা মানে বিষ্ণুর যে পরবর্তীকালে যে বিষ্ণুর যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত স্ট্যাচু, সেই তারও কিছু লক্ষণ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এইটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এটা মানে আমরা মাঠে টিফিন টাইমে খেলছিলাম, তো তখন হঠাৎ দেখতে পাই যে একটা মূর্তির মতো কোনো জিনিস আছে। তো তখন খুব আগ্রহ লাগে যে কি এটা, মানে কোনোদিন আমরা দেখিনি। তো তখন সঙ্গে সঙ্গে ম্যামদেরকে জানাই, তারপর ম্যামরা আমাদের বলে যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মানে খেলতে খেলতে ওটা দুটা পেয়ে একটা আগ্রহ হয় নাকি? আমরা আসলে ওখানটা দাঁড়িয়েছিলাম, তো আমরা হঠাৎই দেখতে পাই, ওর সঙ্গে গেছিলাম যে কি ওটা দেখি, বা আমরা ওটাকে নিই আর দেখতে থাকি আমরা যে ওটার মধ্যে কি আছে আসবে। তারপর ম্যামকে দেখা যে এটা কি, তারপর ওনারা নিয়ে নেন এবং বলেন যে এটা প্রাচীনকালে কোনো মূর্তি হতে পারে। তোমার কি নাম? আমার নাম জ্যোতি মণ্ডল। তোমার? আমার নাম মোহিনী সরকার, টাইম বি। अगली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में एक मां और उसकी नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी भरत दास दीवान और उसकी लिव इन पार्टनर अनीता लहरे को गिरफ्तार किया। बता दें कि अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग के चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने पहले महिला हमीदा का गला दबाकर और चाकू से हत्या की। उसके बाद उसकी नाबालिग बेटी को मारकर उसके शव के साथ दुष्कर्म कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच हो रही है। घटना दिनांक 31/12/2024 और 1/1/2025 के दरमियानी रात की बात है, जो हम लोगों को एक को अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धनेली के पास जो नाला है उस पर एक नाबालिग बच्ची का लाश पड़ा हुआ है। मौके पर तस्दीकी के लिए 112 की गाड़ी और फिर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची। उसके द्वारा बताया गया कि कंबल से लपेटा हुआ एक नाबालिग बच्ची की लाश है। उसको देखते हुए तत्काल FSL की टीम और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर मौके के लिए रवाना किया गया था, और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों में एडिशनल SP सिटी, CSP उरला, ACCU की पूरी एडिशनल SP और DSP की और उनकी पूरी टीम को रवाना किया गया था। चूँकि बालिका तब तक अज्ञात थी, इसलिए हम लोगों के लिए प्रथम दृष्टया में इस बॉडी को देखकर कि यह स्पष्ट हो रहा था कि उसके साथ में घटना घटित किया गया है या उसकी हत्या है। तो हत्या मानते हुए पहले से ही इसको गंभीर थी पुलिस, और इस पर मौके की कार्रवाई किए जाने उपरांत इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम पे हम लोगों को डॉक्टर से बात करने पर शार्ट ओपिनियन प्राप्त हो गया था, जिस पर ये चीज़ आई थी कि उसके साथ गला घोट करके उसकी हत्या की गई है और उसके साथ में कुछ गलत करने का प्रयास किया गया है। चूँकि उस समय तक अज्ञात था, इसलिए उसको पता तलाश करने या फिर उसको जानने का काफ़ी प्रयास किया गया, इसलिए काफ़ी मशक्क़त हुई। पर अगले कुछ घंटों के बाद में इसकी आसपास के लोगों से पूछताछ किए जाने पर वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर धरसीमा सिलतरा इलाके में उसका एक हमीदा नाम की महिला रहती थी, उसकी पुत्री के रूप में इसकी पहचान हुई। पहचान के उपरांत में इस पूरे
मृतका के घर में जाकर के उसके माँ से उसका पता तलाश किए जाने का प्रयास किया गया। मौके पर जाने पर उसकी माँ उसके कमरे के अंदर में मृत हालत में पाई गई थी। इस प्रकार इसमें एक या दो दिन के घटना अंतराल में डबल मर्डर जैसी घटना घटित हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 7/2025 धारा 103 और 238 एक BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ जो सिलतरा में जो बॉडी पाई गई थी उसको भी देखने से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ में धारदार हथियार से और गला घोंट करके उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके उसमें थाना चौकी सिलतरा थाना धरसीमा में अपराध क्रमांक 5/2025 धारा 103 एक BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों उसकी माँ और उसकी बेटी के दोहरे हत्याकांड को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से भी निर्देश थे कि उसको शीघ्र उसका खुलासा किया जाए, जिसके तहत में पूरी चौकी सिलतरा थाना धरसीमा थाना खमतराई के उसके अतिरिक्त CSP उरला, एडिशनल SP सिटी, ACCU की एडिशनल SP DSP और लगभग 20 टीमें हम लोगों के लगातार उस घटनाक्रम पर उसके खुलासे के लिए प्रयास किया जा रहा था और लगातार घटना दिवस से लेकर अब तक उसमें मौके पर कैंप करके जो CCTV फुटेज हो सकते थे या फिर मोबाइल की चीज़ें हो सकती थी उन सभी बिंदुओं पर या टीम को वहाँ कैंप करा करके इसका पता तलाश किया गया। उसके अगर बैकग्राउंड पे जाते हैं तो इस पूरे घटनाक्रम में जो घटना घटित हुआ उसका बैकग्राउंड जिसमें इनके जो मृतका और आरोपी के बीच में अवैध संबंध होने के कारण से ये घटना घटित होना पाया गया। मृतका हमीदा का आरोपी के साथ में आरोपी भारत इसके साथ में गलत संबंध था। पूर्व में आरोपी भरत पूर्व में ये दोनों एक ही आसपास में रहते थे, सिलतरा के आसपास में। बाद में ये आरोपी भरत है वो रिक्शा चलाने का काम करता है, ई-रिक्शा चलाने का काम करता है। पास में काम करने से और पास में रहने के कारण से इनके अवैध संबंध स्थापित हुए थे। बाद में इनके फिर अलग शिवानंद नगर में रहने लगे थे। शिवानंद नगर में भी जो आरोपी है भरत वो अनीता लहरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। चूँकि इसकी हमीदा के साथ में भी अवैध संबंध थे तो आना जाना इसका लगातार बना रहता था, उससे लगातार इसकी बातें होती थी। घटना के बैकग्राउंड पर यह है कि इसके अवैध संबंध होने के कारण से मृतका हमीदा के द्वारा आरोपी भरत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि उससे शादी करे, अन्यथा उसका पूरा खर्च वहन करे करके। क्योंकि उस पर ये काफ़ी दबाव में था, अपने पत्नी के साथ में इस बात को शेयर किया और अंततः इन पति और पत्नी के द्वारा हमीदा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत में ये घटना दिवस को योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी के द्वारा पहले मृतका की जो बेटी थी उसको अपने साथ में ला करके शिवानंद नगर लेके आ गई उसकी पत्नी। मुख्य आरोपी भरत वहाँ जा कर के हमीदा के पहले चाकू से हाथ को काटा गया, बाद में गला दबा करके उसका हत्या कर दिया गया। उसके उपरांत अपने घर में आकर के अपनी पत्नी को बताया घटनाक्रम के बारे में। बताते हुए उसकी जो बेटी थी, नाबालिग बेटी थी, उसके द्वारा सुन लिया गया और उसका प्रतिरोध विरोध किया गया, जिसके कारण उसका भी गला दबा करके हत्या कर दिया गया। उसमें भी लगातार पुलिस जांच कर रही है और मुझे लग रहा है शीघ्र उसका हम लोग खुलासा करेंगे। बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और संवेदनशील मामले में फैसला सुनाया है। जज रवि कुमार दिवाकर ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का हवाला देते हुए एक देवर को अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सजा सुनाई। अदालत ने दोषी देवर को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। बता दिए कि एक व्यक्ति ने अपनी बेऔलाद भाभी को बच्चा देने का झांसा देकर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया।
और बच्चे के बदले 90,000 रुपए मांगे। पीड़िता को जब इस धोखे का पता चला तो उसने एसएसपी से गुहार लगाई। इस मामले में दोषी देवर को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, क्या मामला है? ये मामला 2023 थाना सीबीगंज क्षेत्र का है। अभियुक्त यूसुफ खान ने अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया था और माननीय न्यायालय IPTC फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा ये आदेश में अंकित किया गया है कि एक समय था, किष्किंधा कांड का उन्होंने उल्लेख किया है कि एक समय था कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के भाई थे और उन्होंने अपनी भाभी सीता मैया के सिर्फ चरण वंदना की, कभी उनका चेहरा नहीं देखा। और आज के समय में एक ऐसा देवर जो अपनी भाभी के साथ बलात्कार करता है और उनके पैसे भी हड़पता है। इस मामले को लेकर मुकदमा था जिसमें अभियोजन द्वारा 7 गवाह परीक्षित कराए गए थे और उसमें माननीय न्यायालय IPTC फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास मरते दम तक और 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया, ऐसा फैसला सुनाया गया। साथ में एक कुछ पंक्तियां भी जज साहब ने लिखी हैं बेटी के ऊपर, उसके बारे में। हाँ, साहब ने अंकित किया, उसमें लिखा है कि माँ कहती है बेटी से कि बेटी घर के बाहर ना जाया करो, बेटी ज़्यादा ना खिलखिलाया करो, बेटी घर में ही रहा करो। लेकिन जब बलात्कार हुआ तो बेटी ना खिलखिला रही थी ना बाहर थी, वो तो घर में ही थी। बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं। ये एक माँ की पीड़ा को उन्होंने इस तरह से समाज के लिए सामने रखा है कि बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। तो इसलिए आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि ऐसे कलयुगी देवरों को ऐतिहासिक फैसला में आजीवन कारावास 1 लाख रुपये जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां राज्य में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। इसी क्रम में उत्तरकाशी से प्राप्त सूचना के अनुसार दोपहर 12 बजे तक यहां लगभग 24% मतदान हो चुका था। वहीं ताजा अपडेट्स के अनुसार जिले में दोपहर 12 बजे तक लगभग 42.34% मतदान हुआ है। कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 बजे तक नगरपालिका परिषद बाड़ाहाट में लगभग 33%, नगरपालिका परिषद चियानलीसौड़ में करीब 43%, बड़कौच में करीब 32%, पुरोला में लगभग 50% के करीब और नगर पंचायत नौगांव में लगभग 54% मतदान होने की खबर है। मानक के अनुसार हम लोगों ने फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त रिजर्व फोर्स भी रखा गया है। जहां पर किसी तरीके की कोई सूचना आ रही है तो तुरंत मौके पर पहुंच करके समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त फोर्स को भी हम लोगों ने ब्रीफ किया है, पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग भी की गई है। कितनी फोर्स और कितने जोन बनाए हैं आप? देखिए 2 सुपर जोन हमारे बने हुए हैं। उसके अतिरिक्त मानक के हिसाब से ही सब जगह हम लोगों ने फोर्स लगाया है। मैम, नाके बैरियरों पर अभी क्या सिचुएशन में चेकिंग की और क्या बैरियर इस्टेब्लिश भी किए हुए हैं और वहाँ पर लगातार चेकिंग भी चल रही है। निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए जो भी उनको ब्रीफ किया गया उस हिसाब से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अति संवेदनशील में कितने लगे हुए सिपाही? देखिए जो मानक है उस मानक के अनुसार ही हम लोगों ने लगाया हुआ है और जहाँ पर अति संवेदनशील है वहाँ पर सब इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त रिजर्व फोर्स भी हम लोगों ने रखा है। नहीं, अभी ठीक है। हमारा मतदान 8 बजे से प्रारंभ हुआ है और अभी अब चूँकि मौसम भी अच्छा हो रहा है, अभी काफ़ी उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में और हम लोग लगातार अभी बाड़ाहाट में और जगह भी बूथ में जाके इंस्पेक्शन किए हैं। सुव्यवस्थित चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है और दिन भर हमें आशा है कि ऐसे मतदान हमारे चलते हैं। सर कुछ धीमी गति चल रहा है, 3 घंटे हो गए लोगों लाइन में लगे। नहीं, धीमी गति से नहीं, कुछ होता है ना कि इसमें जो 25 डॉक्यूमेंट हैं, कभी डॉक्यूमेंट में कोई ये लाता है कोई वो लाता है, तो उसमें थोड़ा जांच पड़ताल में टाइम लग रहा होगा। उनको बता दिया गया थोड़ा कि आप तो तेज चलें। सर जनपद के 5 निकायों में अभी क्या स्थिति है? कहीं पर कोई विवाद या कुछ इस प्रकार? नहीं, विवाद कहीं कुछ नहीं है और थोड़ा जगह से ऐसी सूचना मिली है कि थोड़ा सा लोगों ने किसी चीज़ को लेकर आपस में छुटपुट बातें हुई और ऐसा कुछ नहीं, सब शांतिपूर्ण। और कोर्ट में सर प्रत्याशियों ने भी विरोध किया है वहाँ पे कुछ इस तरीके से कि बूथ में अंदर जाने को लेकर। नहीं, अब लोकतंत्र में तो अपनी बातें रखने का हर किसी का अधिकार है, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। उनकी जो भी इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं वो हमारी जो टीमें लगी हैं उसका तत्काल उसका निराकरण हो रहा है
और कुछ हमारे स्तर पे भी फ़ोन आ रहे हैं, उसको हम दिखवाते हैं, उसको दिखवा रहे हैं। तो सुबह से हम लोग इस काम में लगे पड़े, बाकी सब कुछ व्यवस्थित और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और काफ़ी भीड़ अभी जो है लग रही है। ये वार्ड नंबर 4 है, इसमें लगभग 390 वोट अब तक पड़ चुके हैं। दो कक्ष इसमें हैं, एक में 190 के लगभग और एक में 200 के लगभग। अभी जनता के लिए संदेश देंगे, आप वोट करें। हम जनता से यही कहेंगे कि आपका जो अमूल्य वोट है उस शहर को अच्छा करने के लिए ज़रूर पड़ना चाहिए। आप घर से बाहर निकलकर अपना मतदान करें। अच्छा है, जहाँ इस बूथ पे मैं गया था तो लगभग 200 वोट पड़ गई अब तक 12 बजे तक। तो अच्छी वोट पड़ रही है, लोगों में उत्साह है और ये उत्साह का पर्व है और मैक्सिमम वोट कास्ट करनी चाहिए लोगों को। हमारा भी निवेदन है कि इस पर्व को जो है त्यौहार के रूप में मनाएं और अधिक से अधिक मतदाता घर से निकले और वोट कास्ट करें। और मुझे लगता है कि अच्छी वोट कास्ट होगी और लोगों को बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान के लिए आना चाहिए। और हमारा यही आम जनता से यही है कि अपने वोट का प्रयोग अच्छे और सुयोग्य व्यक्ति को ही करें। खबर खटीमा से है, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ मतदान चल रहा है और मतदाताओं में खाता उत्साह देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि 10 बजे तक 12% मतदान संपन्न हुआ। मीडिया से रूबरू होते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। खटीमा के 2025 चुनाव में सारे जो हमारे 72 बूथ में सारी जगह पर शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है और सकुशल ये निपटेगा। जैसे मेरी अभी कितने 10 बजे तक 12.7% वोटिंग हो चुकी है। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के दौरान बूथ संख्या 38 पर मतदान करने आई महिलाएं और अन्य मतदाता पानी की भारी कमी से जूझते नजर आए। विशिष्ट राजकीय औद्योगिक परिक्षण संस्थान में मतदान के लिए आई महिलाएं बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान नजर आई। न्यूज और मैं आपके साथ रणविजय इस टाइम मौजूद हूँ मतदान स्थल केंद्र पर, जो मतदान संख्या 38 है। यहाँ पे जानेंगे मतदान करने आए जनता और जनता बताएंगे किस तरह से पानी से हो रखा है बुरा हाल। सर, पल्स 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम? राजे यादव। सर, आप मतदान करने आए हैं और आपके किस परेशानी से उलझना पड़ रहा है यहाँ पे? धूप से और पानी की प्यास है। तो क्या मतदान में जो है पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप किसको मतदान वोट किसे देने आए थे आप? हाँ, तो सरकार को देते हैं। सरकार को माने बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, किसे? मान लो 2 में से 2 ही चल रही, 2 में से किसे नाम तो बताओ सर आप। हाँ, तो भाजपा को देने आए। भाजपा यानी भाजपा को आपने जो है वोट देने आए हो और भाजपा के जो यहाँ पे और भी उनके जनता भी होंगे और भी उनके समर्थन होंगे, उनके जो देखने वाले होंगे। क्या पानी की व्यवस्था नहीं की उन्होंने? ना, कोई व्यवस्था नहीं है। तो बुरा हाल है। तो जब इस टाइम पानी की व्यवस्था नहीं है तो क्या जीतने के बाद क्या पानी देंगे वो? दे पाएंगे वो? नहीं, बताइए। लगता तो नहीं है। नहीं लगता है ना, यानी कुल मिला के जो है वोट देना गुनाह है। आपका वोट बेकार जा रहा है फिर। सही बात है। सही बात है ना। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र को लेकर बुधवार को रायपुर स्थित एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने कहा कि इस बार बीजेपी जनता के सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करेगी, जिसके लिए व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सुझाव मांगे गए। व्यापारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे बच्चे, सबके विचारों से हम अवगत होना चाहते हैं। और उसके लिए हमने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9111014400 ये आज आप लोगों के माध्यम से जारी किया है। इस व्हाट्सएप का QR कोड स्कैन करके भी आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ईमेल आईडी है मोर सुझाव BJP CGBJP.com, इस पे भी सुझाव आएंगे। 30 तारीख तक मेरा अनुरोध होगा छत्तीसगढ़ के हमारे सारे भाई बहनों से दे और जल्दी ही सबके सुझाव के बाद हमारे जो घोषणा पत्र समिति है उनके सदस्यों के साथ बैठ के हम क्या पूरा कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, जो जनता के सुझाव आएंगे उस पर और बेहतर एडिशन करके, जैसे हमने महतारी वंदन में किया 1000 रुपए
के एवज में 25,000 रुपया उनको लोन बिना गारंटी के मिले, जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। तो उनके जो सुझाव आएंगे उसको और बेहतर कैसे बनाएं, सारी बात का अध्ययन करके हम बहुत जल्दी घोषणा पत्र बनाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल हम सबको ये दायित्व दिया है, संयोजक के रूप में मुझे, सह संयोजक के रूप में सुनील सोनी जी को, हमारे प्रदेश के महामंत्री संजय जी, संभागीय प्रभारी अवराज जी, पूरी सदस्य, और कल हमको दायित्व मिला है। आज हमने योजना बना के सबसे पहले यही तय किया कि हम लोगों की सहभागिता सारे वर्गों की इसमें होनी चाहिए, और इसीलिए आप सबसे आग्रह किया, और उसमें आप सब लोग भी हैं। अमूल्य सुझाव, क्योंकि आप लोगों का व्यापक एक अनुभव है, आप लोगों के भी सुझाव के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम जनता का विश्वास है, और जिस प्रकार से विधानसभा में हमने कमिटमेंट पूरा किया, तो हमारे जो घोषणा पत्र है उसके आधार पर अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में अपना कहना चाहिए सरकार को। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में रामलल्ला मंदिर का स्थापना वर्ष पूरा होने पर इसे भक्तों ने एक उत्सव के रूप में मनाया। हमारे संवाददाता ने छठ घाट पर एकत्रित हुए श्रद्धालुओं से इस बारे में बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। पल्स 24 न्यूज, मैं हूँ छठी घाट जो बहादुराबाद में स्थित है, और यहाँ पे हम मिलेंगे गोलू चौबे जी से, जो बताएंगे आज दीप प्रज्वलन भी है और बताएंगे यहाँ पे कि दीप प्रज्वलन क्या है। नमस्कार, पल्स 24 में स्वागत है। धन्यवाद। आज जो है छठी घाट पे जो है भारी मात्रा में भीड़ भी है और जनता भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे दीप प्रज्वलन क्या क्या विशेषता है? ये हमारे अयोध्या में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, आज उसका वार्षिक घाट है, तिथि तारीख के अनुसार। तो उनका जन्मोत्सव हम बहुत ही धूमधाम से, जन्मोत्सव ही कहेंगे क्योंकि जब वो प्रतिष्ठित हुए तो आज उनका जन्मदिन ही है, तो जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से हम मना रहे हैं। और 11 तारीख को भी तिथि के अनुसार उनका जन्मोत्सव था, हमने उस दिन भी बहुत ही धूमधाम से यहाँ दीप प्रज्वल करके अपार संख्या में इसको हम उत्सव को मनाए थे। और आज भारतवर्ष के प्रत्येक मंदिर में दीप उत्सव मनाया जा रहा है, और यहाँ देख रहे समस्त महिलाएं एकत्रित होकर सबने अपने अपने इच्छा अनुसार यहाँ दीप का आयोजन किया है, दीप प्रज्वल हो रहा है। रामलला का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को हम मना रहे हैं सबने। तो इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, पल्स 24 में आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीमल। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ सलेमपुर से। सलेमपुर से है। आप जो है यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? ये दीपोत्सव करना है जो हमारा 22 जनवरी को पिछले साल हमारा राम जन्मभूमि में अयोध्या में जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ था भगवान का, तो उसके उपलक्ष्य में जो है कि आज 22 जनवरी है तो हमारा 1 साल पूरा हो गया है, तो इसलिए प्रोग्राम जो कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी तो साईं धाम कॉलोनी से आई हूँ। साईं धाम कॉलोनी से काफी दूर से आए आप तो? जी। अच्छा, बहुत श्रद्धा है भगवान के लिए आपके पास? हाँ, बहुत श्रद्धा है हमारे तो यही सब चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमन देवी है। आपका क्या नाम है जी? आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से जी। अच्छा, काफी दूर से आए हैं? जी, पास में ही है। अच्छा, आज यहाँ दीप प्रज्वलन है, आगे क्या है? 22 तारीख है, आपको आज उनकी स्थापना हुआ था रामलला की, उसी खुशी में हमने दीप। अच्छा, उसी खुशी में दीप जला रहे हैं। आप कहाँ से आए जी? क्या नाम है? वंदना पांडे। अच्छा, आप भी यहाँ पे आए हैं और आप भी शामिल है। क्या क्या उद्देश्य है इसका? भगवान की वर्षगांठ मना रहे हैं। वर्षगांठ मना रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। आप कहाँ से आए जी? आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। हमारे साथ एक छोटे बच्चे भी है। छोटी कहाँ से आई हो तुम? क्या नाम है? अच्छा, स्कूल जाती हो? अच्छा, यहाँ आए हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। हमारे साथ ये और भी महिलाएं, बताएं क्या नाम है जी आपका? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? साईं धाम बहादुराबाद से? बहादुराबाद तो यही है। अच्छा 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 अच्छा, साईं धाम से आए हैं, शिवालिक नगर साईं धाम। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा? अच्छा लगेगा, दीप प्रज्वलित करने आए अच्छा, रामलला जी का। अच्छा, ये छठ घाट के पास ही तो है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? आप कहाँ से आए हैं? पास से आए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा। हम तो रुपये से आए।
सर आप कहाँ से आए? काफी दूर से आए सर? आज दुकान की छुट्टी थी, मैं चलो बाइक उसमें साइकिल पे घूम रहा हूँ। अच्छा, श्रद्धा बहुत है आपके, रुड़की से आए हैं। और मैं सुबह गया था मथुरा लेकिन फिर उसमें 2000 हो गए। अच्छा, महाराष्ट्र में बस मजा ले रहे मजे ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आपका सर क्या नाम है? सर आप कहाँ से आए? हरिद्वार से। हरिद्वार से हैं। हरिद्वार तो काफी दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आपका भी श्रद्धा है, तो आज जो यहाँ पे दीप जल रहे हैं, ये हर साल होना चाहिए और श्री राम जी के व्रतार पर जो है हर साल दीप उत्सव होना चाहिए और सभी को श्रद्धा है। ये छठ घाट है, अभी और आगे बढ़ेगा। ये जो है काफी मेले के उत्सव की तरह मनाया जाता है। बस शुरू करिए। अच्छा, यहाँ जो छठ घाट बनाए किसने बनवाए थे आप? ये हमारे उनके द्वारा निर्माण किया गया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां बिलासपुर संभाग में कमिश्नर महादेव कावरे ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। तहसील, परिवहन, शिक्षा कार्यालय और अस्पताल का अवलोकन किया गया। अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस और निलंबित करने के निर्देश कमिश्नर ने दिए। कार्यालयों में अनुशासन, समयबद्धता और कार्य कुशलता पर सख्त दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही शिक्षा विभाग की सहायक ग्रेड 3 पूजा गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के लेखपाल सत्यपाल सिंह कंवर को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां एक युवती ने पुलिस कर्मी की जमकर पिटाई कर दी। सरेआम युवती को मारे लात घूंसे सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खमाडी थाना पंदिरी लोधीपारा चौक के पास का ये पूरा मामला है। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां नगर निगम क्षेत्र से दोपहर 2 बजे तक कुल 35% के करीब मतदान हुआ और पूरे जिले में कुल मतदान प्रतिशत 43% रहा। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भी मतदान करने वार्ड नंबर 37 जीवंतपुर बूथ संख्या 73 पर पहुंचे। सभी कोटद्वार वासियों को, भाइयों बहनों को प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। 23 जनवरी का दिन है, मतदान का दिन है। हम अपने मेयर और वार्ड मेंबर्स को चुनने जा रहे हैं। आप सभी भाई और बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि अपना इस राष्ट्र कर्तव्य को, अपने धर्म को जरूर निभाएं और आज आप सब निकलकर वोट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें पाल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।